Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and today I am starting all the chapter objective revision. आज मैं आपको सारे चैप्टर जो मेरे प्रीडिक्ट टेस्ट 1 में आएगा उसके बारे में सारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे मैं खुद डील करने वाला हूँ। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरे 4 चैप्टर से मैंने प्रीडिक्ट टेस्ट में दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इनके नाम जो है, ये आपका पहला चैप्टर जो है मैक्रो इकोनॉमिक का वो इंट्रोडक्शन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट है, अ मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है। तो these are the 4 chapter we must have to understand with objective. ऑब्जेक्टिव में भी हमें बहुत कुछ सीखना मिलेगा जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा है। तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। द मैक्रो इकोनॉमी इज कंसर्न विथ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं माइक्रो और मैक्रो में जो डिफरेंट होता है। मैक्रो इकोनॉमी डील विद द इंडिविजुअल एंड द स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन। माइक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है वो पार्टिकुलर एक आदमी के बारे में ही सोचता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी जो है वो पूरे देश के बारे में सोचता है, पूरे देश को स्टडी करता है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक है। तो यहाँ पे ये क्या ऑप्शन होना चाहिए हमारा, द लेवल ऑफ आउटपुट गुड एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। क्या मैक्रो इकोनॉमिक सिर्फ कंसर्न जो है सिर्फ लेवल ऑफ आउटपुट गुड एंड सर्विस से है, जनरल प्राइस लेवल से है, जीडीपी ग्रोथ से है, या ऑल ऑफ दिस से है? बिल्कुल बता दें कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विस से रिलेटेड है इन द इकोनॉमी, मतलब वो पूरा देश में जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उससे रिलेटेड है। जनरल प्राइस लेवल को देखता है, जनरल प्राइस लेवल मतलब होता है वो प्राइस जो प्रचलित है पूरा देश में। तो मैक्रो का मतलब ये तो जो पूरा देश के बारे में चल रहा है। जीडीपी ग्रोथ भी बिल्कुल सही है कि हाँ इसमें, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमी सभी के बारे में स्टडी करता है, जानने का कोशिश करता है और बताता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारा जो स्टडी है जनरल प्राइस लेवल का, ये किस सब्जेक्ट के अनुसार आता है? ये मैक्रो के इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है, या बोथ के आता है या नहीं आता है? तो आपको बता दें स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मतलब होता है पूरे देश में जो प्राइस चल रहा है, जनरल प्राइस लेवल किसी भी गुड्स एंड सर्विस का। तो ये मैक्रो का तो हो नहीं सकता, मैंने पूरा देश के बारे में बात किया, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एग्रीगेशन इन्वॉल्व इन। एग्रीगेशन किस में होता है? एग्रीगेशन का मतलब एक्चुअली में टोटल होता है। जब भी हम किसी चीज़ के साथ में टोटल जोड़ते हैं तो उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। ये माइक्रो लेवल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग टोटल बोल रहे हैं, पार्टिकुलर 1% के बारे में नहीं बोल रहे हैं, पार्टिकुलर 1 गुड्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जरूर इसका आंसर जो है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक भी हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है, क्योंकि एग्रीगेशन ऐसा नहीं है कि आपका जो गुड्स है उसका टोटल नहीं हो सकता, पूरे देश का भी टोटल हो सकता है और आपका पर्टिकुलर भी टोटल हो सकता है। मतलब एग्रीगेशन देखा जाए तो पूरा इंडिया के बारे में भी एग्रीगेशन निकाल सकते हैं हम लोग, पर्टिकुलर 1% का भी एग्रीगेशन निकाल सकते हैं, जैसे तो 1% का डिमांड क्या है या पूरा देश का डिमांड क्या है। तो ये माइक्रो एंड मैक्रो लेवल दोनों को दिखाता है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा, बोथ होगा। अब बोल रहा है कि इकोनॉमिक एजेंट कौन है, मतलब वो कौन कौन सा व्यक्ति है जो इकोनॉमी को चलाने में मदद करता है। तो हमारा जो एजेंट है वो पहला गवर्नमेंट, बिल्कुल इकोनॉमी में हमारा अर्थव्यवस्था में है, फिर कंज्यूमर है, फिर प्रोड्यूसर है, ये सभी क्या है हमारा एक पार्ट है। तो ऑल ऑफ दिस ये सभी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द, क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द जनरल प्राइस एनालिसिस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है या एसोसिएटेड है, संबंधित है? तो आपको बता दें जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम का लेवल का मतलब होता है वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब होता है वो लेवल जहाँ पे संतुलन होता है। तो इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट इन द इकोनॉमी, मतलब हमारा ये बताना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है ऑल मार्केट में होगा, सभी तरह का मार्केट में। अगर हमारे देश में जितना भी जो भी मार्केट है इकोनॉमी में, उस सभी में इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन बनाना। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब ये हो गया हमारा देश में जो भी मार्केट है, वहाँ जो भी प्राइस है, वहाँ जो भी गुड एंड सर्विस है, सब एक समय में क्या है वो इक्विलिब्रियम है, वो संतुलन बना के रखा है, वो रुका हुआ है। ठीक है, तो दिस chapter objective is completed. There are only 5 questions related to this chapter, and now we have going to started next chapter, some basic concept of macroeconomic. So let's start this chapter exercise objective. The first question is about consumption of all goods and service in the economy
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब जितना भी हम गुड एंड सर्विस का क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन मतलब यूज करते हैं एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में, एक देश में एक साल के अंदर मतलब अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत जितना भी गुड एंड सर्विस को अगर हम कंजप्शन करते हैं मतलब यूज करते हैं तो वो चीज़ हमारा एग्रीगेट कंजप्शन कहलाता है। मतलब इसका ऑप्शन सी होगा। एग्रीगेट कंजप्शन मतलब कि टोटल कंजप्शन जो भी हमारे इकोनॉमी में या हमारे देश में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन। आपको मैं पहले बता दूं, ये जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ एक्चुअली मैं पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव इससे भी आ सकता है और मैं बुक से भी पूछ सकता हूँ। तो ये दोनों जो मैं वीडियो बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है और आप पूरा बुक को भी अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि कुछ इंटरनल क्वेश्चन भी मैं दूंगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव को बुक के फॉलो करके नहीं देने वाला हूँ, मैं सब कुछ मिला के दूंगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप सभी पढ़ें। आते क्वेश्चन नंबर 2 में, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन। जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है गुड्स वो किस चीज़ पे डिपेंडेबल होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं एंड यूज ऑफ गुड्स में, मतलब इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो हमारा गुड्स जो है वो दो ही जो भी हम गुड्स बनाते हैं उसका एंड यूज होना चाहिए, मतलब उसको फाइनली यूज करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो गुड्स बनाने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एंड यूज हर गुड्स का जरूर होना चाहिए, तो फाइनल लोगों तक पहुँचे, कंज्यूमर तक पहुँचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, फाइनल गुड्स। देखिए यहाँ ऑप्शन है फाइनल गुड्स आर यूज बाय। फाइनल गुड्स किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो आपको बताते हैं फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो गुड्स हम लोग यूज करते हैं। जो भी सामान हमारे पास है या कॉपी है, पेन है, वो सभी फाइनल गुड्स है जिसे हम लोग यूज करते हैं। तो वो फाइनल गुड्स कंज्यूमर भी यूज करता है, प्रोड्यूसर भी यूज करता है, गवर्नमेंट भी यूज करता है, मतलब सभी लोग को फाइनल गुड्स का जरूरत पड़ता है। क्या रॉ मटेरियल तो यूज करते नहीं हम लोग, कच्चा सामान यूज नहीं करते हैं, हम लोग फाइनल गुड्स यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली। वो गुड्स जो ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, जो हमारे सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है, उसे हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स आधा बनता है वो हमारा सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं कर सकता। तो आप यहाँ याद रखें कि जो भी गुड्स हमें हमारा सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है, वो कंज्यूमर गुड्स कहलाता है, मतलब ग्राहक का गुड्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सा गुड्स है, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया है। कैपिटल गुड्स का मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो, या वो गुड्स जिसमें डेप्रिसिएशन लगते रहता है। जैसे एक मशीन ले लेते हैं, मशीन क्या होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में लगता है, अब वो धीरे धीरे क्या होता है डेप्रिसिएट भी करता है, तो वो सभी गुड्स को कैपिटल गुड्स बोलते हैं। विच आर दीज, इसका पहला ऑप्शन है विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। बी नंबर देखते हैं, विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द फ्यू ईयर। बिल्कुल नहीं, कैपिटल गुड्स कुछ सालों तक ही काम नहीं करते, बहुत सालों तक काम करते हैं। विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन, ऑप्शन सी भी होगा और ए भी होगा, मतलब इसमें जो आंसर है वो डी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, फूड प्रोसेसर यूज बाय द हाउस होल्ड इन द किचन इज एग्जाम्पल ऑफ। कोई भी किसी भी तरह का हम लोग किचन में कुछ भी यूज करते हैं तो वो एक तरह का कंजप्शन गुड्स कहलाता है, क्योंकि हम उसका यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज। अगर मान लीजिए आप शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो शुगर क्या है, मान लीजिए फैक्ट्री है मेरा शुगर का, तो शुगर को मेरे लिए फाइनल गुड्स तो नहीं है क्योंकि वो तो बन के तैयार नहीं है। जब तक शुगर मेरा फाइनल गुड्स कहला सकता है, पर शुगर केन मेरा फाइनल गुड्स नहीं कहला सकता है। इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो आएगा सी नंबर, इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब शुगर केन क्या है, वो एक कच्चा सामान है। तो हमेशा याद रखें, शुगर फाइनल गुड्स होता है, शुगर केन क्या होता है, गन्ना जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इंटरमीडिएट गुड्स है जो बन के तैयार नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। इफ़ अ कार इज परचेज बाय द टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज। मान लीजिए एक कार एक टैक्सी ऑपरेटर खरीदता है, टैक्सी चलाने वाला, तो उस टैक्सी ऑपरेटर के लिए कार क्या है, तो कार एक तरह का मशीन है, कार एक तरह का कैपिटल गुड्स कहलाएगा, और कार इंटरमीडिएट गुड्स भी कहलाएगा, क्योंकि वो कार से ही वो पैसा कमाएगा, तो वो एक तरह से फर्दर प्रोडक्शन में काम आ रहा है। तो यहाँ जो कार है वो कैपिटल गुड्स भी है और हमारा इंटरमीडिएट गुड्स भी है। नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा, सॉरी, ये फाइनल गुड्स हो सकता है ना, क्योंकि कार एक फाइनली यूज हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ए और सी होना चाहिए। ठीक है, बी नहीं होगा, बी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता क्योंकि कार बन के तैयार है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आर एग्जाम्पल ऑफ। टीवी हो गया या रेडियो हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब क्या है, बहुत दिन तक चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे, मतलब इसका ऑप्शन ए होगा। बहुत दिन तक जो चलता है वो उसे ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, कुछ दिन तक चलता है उसे सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, जो बिल्कुल नहीं चलता एक ही दिन में खत्म हो जाए सिंगल यूज कहते हैं। जैसे ब्रेड खाना,
ब्रेड खा लिए तो एक सिंगल यूज में ही खत्म हो जाता है। इसी तरह 10th वाला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इनमें से कौन सा सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। रेडियो तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ड्यूरेबल गुड्स है। क्लोथ हो सकता है, क्लोथ को हम लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोल सकते हैं क्योंकि कम से कम 1 साल तक तो चलता ही। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। स्टॉक ऑफ कैपिटल को मैं बता देता हूँ आपको कि स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। जब भी एसेट्स में कुछ बदलाव होता है, जैसे कि मेरे पास अगर मान लीजिए पहले से 5 मशीन था और मैं अपने इंडस्ट्री में 2 मशीन और लाता हूँ तो 7 हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। किसमें इंक्रीज हुआ, स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज हुआ। तो जब भी मैं कैपिटल के बारे में बात करूँ तो आप ये सोच लीजिए कि मैं मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं लैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें जो महंगी होती हैं। तो यहाँ इंक्रीज इन स्टॉक मतलब उस कैपिटल का जो स्टॉक है, जैसे मशीन मेरे लिए क्या हो गया, एक तरह का स्टॉक हो गया, उसमें इंक्रीजमेंट होना वो आपका कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही होता है एक तरह का कैपिटल। अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या आता है। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा मैं भी वो भी बता देता हूँ कि यहाँ लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन का मतलब होता है यहाँ पे कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 5 मशीन है या एक ही मशीन है, ठीक ना, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब वो एक मशीन क्या होगा, धीरे धीरे डेप्रिसिएट होगा। तो जैसे कि आज अगर 2020 में अगर मैं किसी मशीन को 5 लाख में खरीदता हूँ तो क्या 21 में भी उसका मशीन का दाम 5 लाख रहेगा, नहीं रहेगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जब भी किसी मशीन या किसी भी एसेट्स में डेप्रिसिएशन घट के आता है या उसका वैल्यू जब घट जाता है, जब 5 लाख का संपत्ति या 5 लाख का एसेट 4 लाख बन जाए, 4.5 लाख बन जाए, कम हो जाए, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो वो नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। मतलब इसका ऑप्शन 12 का बी होगा। नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बताना चाहते हैं, ठीक है ना, कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। इसका ऑप्शन एक्चुअली में ए होगा। क्यों होगा ये भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक ना। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, समझिएगा हमेशा जब भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है तो वो कैपिटल फॉर्मेशन बनाता है। कैपिटल मतलब कोई कैपिटल फॉर्मेशन देगा, वो आपका स्टॉक को बढ़ाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर है वो आपका होगा इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, तो आप इसे हमेशा ध्यान दें। फिर अगला होगा जो हमारा क्वेश्चन है वो विच ऑफ द फ्लोइंग लीड टू द डेप्रेशन, इनमें से डेप्रेशन का कारण कौन बनता है। तो इसमें जो डेप्रेशन का जो कारण है वो है आपका नॉर्मल वियर टियर, पहला ऑप्शन, फिर डैमेज ड्यू टू द फ्लूड, फिर डैमेज ड्यू टू द मार्केट क्रेज, फिर नन ऑफ दिस। एक्चुअली में डेप्रेशन का मतलब होता है कि हम कोई मशीन लिए तो उसको हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, तो एक तरह का जो भी यूज़ करते हैं बहुत दिन तक चलाते हैं उसको नॉर्मल वियर टियर बोलते हैं। तो इसका अंदर जो 14 का जो आंसर है हमारा वो ए होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द अनएक्सपेक्टेड एडोलेसेंस। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है आपका अनएक्सपेक्टेड एडोलेसेंस है। अनएक्सपेक्टेड एडोलेसेंस का मतलब होता है आपका वो चीज़ें जो अचानक हो जाता है, ठीक है, तो वो नेचुरल क्लाइमेटिक्स के कारण होता है। जैसे बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया। जैसे मैंने कोई मशीन खरीदा या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट किया और वो बाढ़ में बह गया, तो ये क्या था, अनएक्सपेक्टेड था, ये एक तरह का लॉस है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें कि ये मैंने 2 चैप्टर उसको कंप्लीट किया है। अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा ये 2 वीडियो आपका जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो। दिस 2 वीडियो आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर दैट एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मस्ट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड नॉट टू रट्टा नहीं मारना है। आप लोग को समझना है इस चैप्टर को कि किस तरह से हमें इसको समझना है और किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाना है। वीडियो देखें, ऑब्जेक्टिव देखें, दोनों चीज़ समझें और अच्छे से एग्जाम दें, ठीक ना। थैंक यू।